स्टूडेंट्स, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम एक चैप्टर कर चुके हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, आपकी केमिस्ट्री बुक का 5th चैप्टर, पृष्ठीय रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज चैप्टर, पृष्ठ रसायन। सबसे पहले हम देखेंगे कि पृष्ठ किसे कहते हैं। पृष्ठ का अर्थ है किसी भी पदार्थ की सबसे बाहरी परत, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं दो प्रावस्थाओं को पृथक करने वाली सीमा पृष्ठ या सतह कहलाती है। अब हम जानेंगे कि पृष्ठीय रसायन किसे कहते हैं। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के पृष्ठ तल के गुणों तथा पृष्ठ पर होने वाली परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे पृष्ठीय रसायन कहते हैं। इस चैप्टर में हमें 3 फिनोमिनाज पढ़ने हैं। पहला है अधिशोषण, एडजॉर्प्शन। सेकंड है उत्प्रेरण या कैटालिसिस। और थर्ड हम पढ़ेंगे कोलाइडल अवस्था या कोलाइडल स्टेट। आज हम अपना पहला फिनोमिना शुरू करते हैं, अधिशोषण, एडजॉर्प्शन किसे कहते हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि अधिशोषण किसे कहा जाता है। जब किसी ठोस पदार्थ को द्रव या गैस के संपर्क में रखा जाता है तो ठोस की सतह पर द्रव या गैस के कण स्थूल की अपेक्षा अधिक संचित हो जाते हैं। यह प्रक्रिया अधिशोषण कहलाती है। सी दैट डायग्राम। ये हमने यहाँ पर लिया है कोई ठोस पदार्थ और इसे संपर्क में रखा है किसी द्रव या गैस के। हम देख रहे हैं द्रव या जो गैस के अणु हैं वो इस ठोस पदार्थ की सतह पर इकट्ठे हो गए हैं। ये जो बीच का पदार्थ है इसे बल्क कहते हैं। बल्क में कोई भी कण नहीं होगा, सारे जो कण हैं वो सतह पर संचित हो जाते हैं। इस घटना को हम कहते हैं अधिशोषण। अब यहाँ पर हमने कुछ टर्म्स लिख रखी है। अधिशोषक वह पदार्थ जिसकी सतह पर अधिशोषण होता है उसे हम कहते हैं अधिशोषक या एडजॉर्बेंट। और वह पदार्थ जिसका अधिशोषण हो रहा है वह कहलाता है अधिशोष्य या एडजॉर्बेंट। और इन दोनों को पृथक करने वाली जो सतह है उसे हम कहते हैं पृष्ठ। सी द डेफिनेशंस। पहली डेफिनेशन, अधिशोष्य या एडजॉर्बेंट किसके कहते हैं। वह पदार्थ जिसका अधिशोषण होता है अधिशोष्य कहलाता है। सेकंड हमने पढ़ा अधिशोषक, वह ठोस या द्रव पदार्थ जिसकी सतह पर अधिशोषण होता है उसे अधिशोषक कहते हैं। थर्ड है अंतरापृष्ठ, अधिशोषक की सतह जिस पर अधिशोष्य आकर संचित होते हैं उसे कहते हैं अंतरापृष्ठ। और फोर्थ हमारा पॉइंट है सक्रिय केंद्र। अंतरापृष्ठ पर उपस्थित वे स्थान जहाँ पर मुक्त संयोजकताएं अधिक होती है, यानी कि वे पॉइंट्स जहाँ पर आकर अधिशोष्य जुड़ता है वो सक्रिय केंद्र कहलाते हैं। अब अधिशोषण के कुछ उदाहरण देखने हैं हमें। पहला है सक्रिय चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल के द्वारा ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसेज का अधिशोषण। सेकंड है हमारा चारकोल के द्वारा कार्बनिक रंजकों का अधिशोषण। थर्ड एग्जाम्पल है निकल या पैलेडियम धातु की सतह पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण। फोर्थ है एग्जाम्पल सिलिका जेल के द्वारा वायु की नमी का अधिशोषण। और फिफ्थ एग्जाम्पल हमने दिया है जांतव चारकोल के द्वारा शर्करा विलयन को रंगहीन करना। ये सभी अधिशोषण के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब हम नेक्स्ट टर्म देखते हैं विशोषण। विशोषण क्या होगा। अधिशोषण का जस्ट अपोजिट है। किसी अधिशोषित पदार्थ के अधिशोषक की सतह से हटने की प्रक्रिया विशोषण कहलाती है। जब जुड़ता है अधिशोष्य जाकर तब तो उसे कहते हैं अधिशोषण। और जब अधिशोष्य है
वो अधिशोषक की सतह से वापस हट रहा है, तो इसे हम कहते हैं विशोषण। सी द डायग्राम अगेन। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कुछ पार्टिकल्स आके जुड़ रहे हैं, जबकि कुछ पार्टिकल्स सतह को छोड़कर वापस निकल रहे हैं। तो सतह को छोड़कर हटना, ये कहलाता है विशोषण। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अवशोषण या एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं। एब्जॉर्प्शन वो प्रक्रम है जिसमें एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ में प्रवेश कर उसमें समान रूप से वितरित हो जाते हैं। अधिशोषण में हमने क्या पढ़ा? एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ की केवल सतह पर जाकर चिपकते हैं। और अवशोषण में क्या होगा? एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जैसे हमने देखा, यहाँ हमने एक पदार्थ लिया है, कोई भी ठोस, और इसके संपर्क में कोई गैस या द्रव है, तो इस गैस या द्रव के कण है इस ठोस के अंदर पूरी तरह से वितरित हो गए हैं। इस घटना को हम कहते हैं अवशोषण। एग्जाम्पल क्या है अवशोषण के? निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा जल वाष्प का अवशोषण किया जाता है। स्पंज आपने सबने देखा है, स्पंज को हम जल में डुबोएंगे तो जल स्पंज के पूरी तरह से अंदर चला जाता है, पूरा स्पंज गीला हो जाता है। तो इसका मतलब स्पंज के द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है। नेक्स्ट हमारी टर्म है शोषण या सॉर्प्शन किसे कहते हैं। अधिशोषण और अवशोषण दोनों प्रक्रियाएं यदि साथ साथ संपन्न होती है तो इसे हम कहते हैं शोषण। एग्जाम्पल क्या है शोषण का? चॉक के द्वारा जल का, यदि हम चॉक को जल में या इंक में डुबोते हैं तो पहले तो चॉक के द्वारा क्या होगा? जल का अधिशोषण, और उसके बाद में क्या होता है? अवशोषण। पहले तो जल केवल बाहरी सतह पर जल के अणु लगेंगे, केवल चॉक बाहर से गीली होगी, तब तो हो रहा है उसका अधिशोषण। पर यदि चॉक को हम जल में रखे कुछ देर तक रखेंगे तो चॉक पूरी गीली हो जाती है, जल पूरा अंदर तक चला जाता है, इसका मतलब अब अवशोषण भी हो गया है। तो यहाँ अधिशोषण और अवशोषण दोनों हो रहे हैं, तो इससे हम किसका एग्जाम्पल कहेंगे? शोषण का। सेकंड इसका एग्जाम्पल है रेशों के द्वारा रंजक का पहले अधिशोषण होता है और अंत में रंजक रेशे के द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। अब हम यहाँ पढ़ेंगे अधिशोषण और अवशोषण में क्या अंतर है। अधिशोषण हमने पढ़ा कि एक पृष्ठीय घटना है और केवल अधिशोषक के पृष्ठ पर बाहरी सतह पर संपन्न होती है, जबकि अवशोषण एक स्थूल घटना है जो संपूर्ण पदार्थ में एक समान रूप से होता है। अधिशोषण प्रारंभ में तीव्र गति से होता है और बाद में इसकी गति धीमी हो जाती है, क्योंकि रिक्त पृष्ठ अब कम उपलब्ध है। जैसे जैसे कण बाहरी सतह पर चिपक जाएंगे तो खाली जगह कम बचेगी, इसलिए अधिशोषण की गति समय के साथ कम हो जाती है, जबकि अवशोषण प्रारंभ से लेकर अंत तक एक समान गति से होता है। थर्ड हमारा पॉइंट है एग्जाम्पल। अधिशोषण का उदाहरण क्या होगा? सिलिका जेल के द्वारा जल वाष्प का अधिशोषण किया जाता है, जबकि कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है। सीधा डायग्राम, हमने एक पात्र है उसमें जल वाष्प भरी हुई है, इसमें हमने सिलिका जेल रखा है, तो सिलिका जेल की केवल बाहरी सतह पर जल के अणु चिपकते हैं, आके एकत्रित हो जाते हैं, इसे हम कहते हैं अधिशोषण। जबकि कैल्शियम क्लोराइड अगर इस पात्र में रखा जाएगा तो जल वाष्प के कण कैल्शियम क्लोराइड के अंदर पूरी तरह से फैल जाते हैं, यानी कैल्शियम क्लोराइड है वो जल का करता है अवशोषण। नेक्स्ट हम लेंगे अधिशोषण की ऊष्मागतिकीय संभाव्यता, यानी अधिशोषण की घटना में गिब्स ऊर्जा, एंथैल्पी, एंट्रोपी आदि किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं। सबसे पहले हम एक डेफिनेशन देखते हैं, मोलर अधिशोषण ऊष्मा किसे कहते हैं। अधिशोषण प्रक्रम में एक मोल अधिशोष्य की
अधिशोषक की पृष्ठ पर अधिशोषित होने पर मुक्त ऊष्मा की मात्रा मोलर अधिशोषण ऊष्मा कहलाती है। जैसे हमने यहाँ पर एक डायग्राम के द्वारा बताया है, ये हमारा कोई अधिशोषक है सरफेस, और इस पर ये जो हमने राउंड में दिखा रखे हैं ये अधिशोष्य के कण आकर इस पर एकत्र हो रहे हैं। यदि 1 मोल अधिशोष्य अधिशोषक की सतह पर आकर अधिशोषित होता है तो जितनी ऊर्जा मुक्त होती है वो कहलाती है मोलर अधिशोषण ऊष्मा। चूंकि अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी इस क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, अतः एंथैल्पी डेल्टा H का मान नेगेटिव होता है। जब कोई गैस अधिशोषित होती है, यानी कोई गैस है वो ठोस या द्रव की सतह पर आकर अधिशोषित हो रही है, तो अणुओं का संचलन यानी कि अणुओं का मूवमेंट कम हो जाएगा। दैट मीन्स एंट्रोपी कम हो जाती है, तो डेल्टा एस हमारा होगा नेगेटिव। अब हम जानते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या है। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सामान्य तापमान पर डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस होता है। डेल्टा एच हमने पहले ही पढ़ा नेगेटिव है, इसलिए डेल्टा जी का मान भी आएगा नेगेटिव। और जिन रिएक्शंस के लिए, जिन प्रक्रमों के लिए डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होता है वो स्वतः प्रक्रम होते हैं। अतः अधिशोषण भी एक स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम है, यानी कि अपने आप संपन्न होने वाला प्रक्रम है। इसके लिए हमें बाहर से ऊर्जा देने या कार्य करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट हम लेंगे अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषक और अधिशोष्य अणुओं के मध्य आकर्षण बल के आधार पर अधिशोषण 2 प्रकार का होता है। पहला है भौतिक अधिशोषण और दूसरा प्रकार है रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण किसे कहेंगे? जब अधिशोष्य के कण अधिशोषक के पृष्ठ से दुर्बल वान डेर वाल्स बंध के द्वारा जुड़ते हैं तो इसे हम कहते हैं भौतिक अधिशोषण। यानी एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के मध्य दुर्बल वान डेर वाल्स बंध बनते हैं तो इसे भौतिक अधिशोषण फिजिकल एडजॉर्प्शन कहेंगे। एग्जाम्पल क्या है इसके? निम्न ताप पर निकल के द्वारा हाइड्रोजन का अधिशोषण होना, सक्रिय चारकोल के द्वारा हाइड्रोजन अमोनिया आदि का अधिशोषण, ये सभी एग्जाम्पल है भौतिक अधिशोषण के। सेकंड हमारा टाइप है रासायनिक अधिशोषण। जब अधिशोष्य के कण अधिशोषक के पृष्ठ से प्रबल सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़ते हैं तो इसे हम कहेंगे रासायनिक अधिशोषण। फिजिकल एडजॉर्प्शन है, उसमें दुर्बल वान डेर वाल्स बंध बनते हैं, जबकि रासायनिक अधिशोषण केमिकल एडजॉर्प्शन में अधिशोष्य और अधिशोषक के कणों के बीच प्रबल रासायनिक बंध बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल AgPt आदि धातु पर ऑक्सीजन का अधिशोषण, निकल पर हाइड्रोजन का अधिशोषण, ये सभी एग्जाम्पल है केमिकल एडजॉर्प्शन के। अब नेक्स्ट हम देखेंगे भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में अंतर। फर्स्ट हमारा पॉइंट है, हमने जैसे पहले पढ़ा यहाँ कौन से बंध बनते हैं? दुर्बल वान डेर वाल्स बंध, और यहाँ पर बनेंगे प्रबल रासायनिक बंध। सेकंड क्या है हमारा? भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है, पहले अधिशोषण होगा उसके बाद विशोषण होगा और साम्य स्थापित हो जाता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। नेक्स्ट अंतर क्या है हमारा? वान डेर वाल्स बंध के कारण विशिष्ट प्रकृति नहीं होती है, जबकि इसमें रासायनिक अधिशोषण में रासायनिक बंध बनता है, इसलिए इसकी जो प्रकृति होगी वो विशिष्ट होगी। फोर्थ हमारा पॉइंट है, भौतिक अधिशोषण के लिए मोलर अधिशोषण ऊष्मा कम होती है 20 से 40 किलो जूल पर मोल, जबकि रासायनिक अधिशोषण के लिए मोलर अधिशोषण ऊष्मा ज़्यादा होती है 80 से 240 किलो जूल पर मोल। भौतिक अधिशोषण बहुपर्तीय होता है, यानी कि अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य कणों की एक परत बनने के बाद दूसरी तीसरी परत भी हो सकती है।
जबकि रासायनिक अधिशोषण हमेशा एक परतीय होगा, यानी अधिशोष्य अणुओं की एक ही परत अधिशोषक की सतह पर बनेगी। नेक्स्ट क्या है हमारा अंतर? ताप बढ़ाते हैं तो अधिशोषण की दर घटती है। फिजिकल एडजॉर्प्शन की दर घटती है ताप बढ़ाने से, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होगा? ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा पहले बढ़ती है, उसके बाद अधिकतम होती है और उसके बाद में घटती है। ये ऐसा क्यों होता है, ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा अंतर है, भौतिक अधिशोषण में वान डेर वाल बंध बनते हैं, इसलिए सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत कम मान होता है। जबकि रासायनिक अधिशोषण में रासायनिक बंध बनते हैं, इसलिए यहाँ सक्रियण ऊर्जा का मान उच्च होता है। और नेक्स्ट हमारा अंतर है, जो गैसेज सरलता से द्रवित हो जाती हैं वो अधिशोषित शीघ्रता से होती है, और जबकि रासायनिक अधिशोषण में कौन ज़्यादा सक्रिय होगी? वे गैसेज जो अधिशोषक के साथ रासायनिक बंध बना सकती है वो शीघ्रता से अधिशोषित होती है। यानी भौतिक अधिशोषण तो उन गैसेस का ज़्यादा होगा जो आसानी से द्रवित होती है, और रासायनिक अधिशोषण उन गैसेस का ज़्यादा होता है जो अधिशोषक के साथ केमिकल बॉन्ड बना सकती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। भौतिक अधिशोषण के लिए तो बढ़ेगी, जबकि रासायनिक अधिशोषण पर दाब बढ़ाने का कोई भी सीधा प्रभाव नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा है, अधिशोषक के पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण भी बढ़ता है और रासायनिक अधिशोषण भी बढ़ता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने कुछ डेफिनेशंस देखी है। शोषण, अधिशोषण, अवशोषण किसे कहा जाता है, और फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होते हैं। अब इन सभी टर्म्स को हमने डायग्रामेटिकली दिखाने की कोशिश की है। लेट्स सी, एक बार आपका इससे रिवीजन हो जाएगा। पहला हमने क्या दिखाया यहाँ पर, एडजॉर्प्शन किसे कहते हैं। एडजॉर्प्शन क्या होगा? पार्टिकल्स सिट्स ऑनली द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस। दो टाइप का होता है एडजॉर्प्शन, फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे डस्टर एंड चॉक है। डस्टर से हम जब चॉक से लिखा हुआ रब करते हैं तो चॉक पार्टिकल्स डस्टर पर चिपक जाते हैं। तो यहाँ पर चॉक पार्टिकल्स किसका काम कर रहे हैं? एडजॉर्बेंट का। और डस्टर किसका काम कर रहा है? एडजॉर्बेंट का। यहाँ पर कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहा है, तो ये हमारा किस प्रकार का एडजॉर्प्शन है? फिजिकल एडजॉर्प्शन। नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल लिया है, लोहे की किसी रोड पर जंग लगना। जंग कैसे लगती है? लोहे की कोई वस्तु नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, तो नमी और ऑक्सीजन के कण लोहे की सतह पर बंध बना के रासायनिक अधिशोषण के द्वारा जुड़ते हैं। जंग का सूत्र क्या होता है? Fe2O3 3H2O। जंग एक प्रकार से रस्ट क्या होती है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो अब इस एग्जाम्पल में जो आयरन रोड है वो तो काम करती है एडजॉर्बेंट का, और जो रस्ट है वो क्या काम करती है? वो किसका रोल कर रही है? एडजॉर्बेंट का। और यहाँ पर चूंकि रासायनिक बंध बन रहे हैं, इसलिए ये किस प्रकार का एग्जाम्पल हो गया? केमिकल एडजॉर्प्शन का। नेक्स्ट हमने फिनोमिना लिया था एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं। एग्जाम्पल दिया था हमने वाटर में हमने स्पॉन्ज डिप किया है। हम देखेंगे कि स्पॉन्ज पूरा गीला हो जाता है, वाटर अंदर तक चला जाता है। ये किसका एग्जाम्पल है? एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन एक बल्क फिनोमिना है। पार्टिकल्स मूव्स इनसाइड द सब्सटेंस। नेक्स्ट हमने एक टर्म पढ़ी थी शॉर्प्शन। शॉर्प्शन का एग्जाम्पल हमने क्या दिया था? इंक एंड चॉक। चॉक को जब इंक में डिप किया जाता है तो पहले तो होगा एडजॉर्प्शन, केवल सरफेस पर इंक पार्टिकल चिपकेंगे, और ज़्यादा देर तक रखने पर क्या घटना हो जाएगी? एब्जॉर्प्शन।
पूरी चौक में इंक अंदर तक चली जाएगी, यानी ये एग्जाम्पल है हमारा सॉर्प्शन का। और नेक्स्ट हमने एक टर्म पढ़ी थी डिजॉर्प्शन किसे कहते हैं, रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट फ्रॉम द एडजॉर्बेंट, यानी अधिशोषक की सतह से अधिशोष्य कणों का हटना, ये कहलाता है डिजॉर्प्शन। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम वीडियो में इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।